सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं आज कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि सुनो, क्योंकि मैं इस वक्त अभी तकरीबन एक हफ़्ता से ऊपर हो गया मैं कतर से आ रहा हूँ, तो लिहाजा कतर के बारे में कुछ बातें करूँगा इंशाल्लाह। और जो सलाम एयरलाइंस का जो मैंने टिकट लिया उसकी बारे में भी बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कतर जो है ना एक अरब कंट्री का एक मुल्क है जो खासकर बहरीन और अबू धाबी की बीच में जो दरमियान में समंदर भी है वहाँ पड़ जाता है। तो पाकिस्तानियों के लिए कतर ऑनरेबल है, मतलब वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट चले जाओ। वीज़ा उस वक़्त नहीं चाहिए, उस लिहाज से नहीं चाहिए जो आपका पास कतर एयरवेज़ का टिकट हो और कतर डिस्कवरी होटल हो। जितना दिन का होटल हो उतना दिन आप वहाँ स्टे कर सकते हो। जैसा आपने होटल को 10 दिन बनाया तो 10 दिन आप स्टे कर सकते हो, 20 दिन बनाया तो 20 दिन कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप कतर एयरवेज़ का टिकट ले लो, जो सबसे महंगा टिकट इस वक्त कतर एयरवेज़ का है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट है और दूसरा कतर एयरवेज़ 5 स्टार एयरलाइंस है। इस वजह से जो है ना उसका टिकट बहुत महंगा है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप तुर्की जा रहे हो या कोई और कंट्री में जा रहे हो तो फिर कतर में जो है ना 10 दिन स्टे करके फिर तुर्की चले जाओ, तो फिर आपको तुर्की जाने तक जो है ना टिकट थोड़ा सही हो जाएगा। जैसा अभी भी आप तुर्की एयरलाइंस कराची से जाओगे तो भी आपको जो है ना उतना ही आ जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क है बस। लेकिन कतर एयरवेज़ के ज़रिए जाओगे तो आप कतर का भी जो है ना स्टे कर सकते हो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, लेकिन होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। वो डिस्कवरी होटल, जैसा आम होटल नहीं, कतर डिस्कवरी, वो होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। दूसरी जानब से वहाँ जब आप उतरोगे तो उसको स्टाम्प मारना भी पड़ेगा। अंदर जो एयरपोर्ट के नीचे जो एक इमिग्रेशन में जब जाओगे तो लेफ़्ट हैंड में एक डिस्क है, वहाँ पर एक शायद मैं गया था, एक लेडीज़ बैठी थी, तो वहाँ जाके दिखाएगा तो वो उसको वेरीफाई करके सही करके फिर आपको जो है ना इमिग्रेशन वाले अंदर जाने देंगे, कतर के अंदर एंट्री कर देंगे। मतलब ना, अगर ये स्टाम्प भी नहीं मारा तब भी आपको जो है ना बोलेंगे वहाँ जाओ। चलो कह रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है कि सर्दी आ रहा है, मुझे थोड़ा ज़ुकाम लग गया, इस वजह से बात करने में परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये बात करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस वक्त कतर से आ रहा हूँ। तो अपना पाकिस्तानी भाइयों को कतर के बारे में थोड़ा नॉलेज जो मेरे से हो जितना हो सकता है उतना दे दूँगा। दोस्तों, कतर की जानिब से पहले वीज़े के बारे में बात करते हैं। यही वीज़ा जो आप लोगों को ऑनरेबल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आप कतर जा सकते हो। ये टिकट ले लो और डिस्कवरी होटल होना चाहिए। जितना दिन होटल हो जाएगा उतना दिन का वहाँ स्टाम्प लगेगा, पासपोर्ट में स्टाम्प लगेगा भी उतना दिन जितना आपने बुकिंग किया होटल को, ये बात याद रखो। दूसरा ऑप्शन जो अभी इस बार मैं गया था सलाम एयरलाइंस से, जो सबसे सस्ता टिकट इस वक्त सलाम एयरलाइंस दे रहा है, खासकर ये मिडल ईस्ट जाने के लिए, जैसा कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर, ओमान, मस्कत वगैरह, मतलब ना, तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। ये मस्कत का ये जो सलाला, ये क्या नाम है, सलाम एयरलाइंस, यार यही है सलाम एयरलाइंस। अभी इसके ज़रिए मैं जाना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग को बस के ज़रिए लेकर आया, ये दुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमद। ये एयरबस 321 है, ये इस वक्त सबसे सस्ता है। शायद दूसरे फ्लाइट भी होंगे लेकिन ये सबसे ज़्यादा सस्ता है अभी इस वक्त। मैंने इत्तेहाद भी चूज़ किया था, मैंने अल जज़ीरा को देखा, अल नास को देखा, लेकिन सलाम सबसे बेस्ट है और सस्ता भी है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से आपको लेके जाएगा सिर्फ मस्कत एयरपोर्ट में, वहाँ आपको तकरीबन जितना 6 घंटा 5 घंटे वहाँ पर वेटिंग है, पता नहीं चलता है आपको। आप इधर उधर जाओ, बाथरूम करो, ये करो, मतलब ड्यूटी फ्री में थोड़ा घूमो तो घंटा ऐसा ही ख़त्म हो जाते हैं। मैकडोनल्ड्स खरीदा, थोड़ा बैठ गया, मोबाइल चार्ज किया, जैसा कि मैंने किया था ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
जैसा आप मोबाइल वगैरह चार्ज करोगे तो 3-4 घंटा तो वैसे ही आपका जो है ना मोबाइल थोड़ा यूज़ भी करोगे, जैसा मैसेज आया, कोई किसी का कॉल आया, कुछ भी आया, तो ऐसे ही 4-5 घंटा ऐसा पता नहीं चलता है, ख़त्म हो जाते हैं। परेशान मत हो जाओ कि 6 घंटे का स्टे है वहाँ पर, 6 घंटा तक बैठना पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में दोस्तों टाइम जल्दी निकल जाता है, ये बात आप याद रखो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली मतलब बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, तो 1-2 घंटा ऐसे ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर बच्चों को बाथरूम लगा, थोड़ा इधर बाथरूम में जाते हैं, थोड़ा उधर क्या बोलते हैं ये ड्यूटी फ्री में थोड़ा घूमना फिरना, मतलब ये ऐसे ही एयरपोर्ट का टाइम निकल जाता है। एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है। मैं वहाँ पर 9 घंटा बैठा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कैसा टाइम निकल गया। यानी एयर कंडीशन वाले कमरे, मतलब ये हॉल है जो टर्मिनल है, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, और ये मतलब सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड में बैठा हुआ है या कोई बस का स्टेशन में बैठा हुआ है। एयरपोर्ट साफ़ सुथरा जैसा आपका घर की तरह है। तो बस कुर्सी में बैठो आराम से। ऐसे भी कुर्सी हैं जो आप आराम से लेट सकते हो, मतलब ये जो कमर सीधा करके आराम से, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, उसके बाद आप आराम से बैठा हुए हैं। तो मेरा मतलब है कि मस्कत में अगर आप क्या नाम है कतर में जाओगे तो 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, और लेकिन बाद में। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सलाम एयरलाइन से जाना चाहोगे तो आपके लिए वहाँ से वीज़ा आना चाहिए। अगर कोई बंदा है, कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली है वहाँ पर, वो एक वीज़े के ऊपर 200 रियाल लगता है कतरी, विज़िट वीज़ा बोलते हैं, जो है ना अपना फैमिली को विज़िट करने आ रहा हूँ। तो तकरीबन 1 महीने का उसका अंदर ड्यूरेशन मतलब स्टाम्प लग जाता है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अगर आप ज़्यादा बैठना चाहोगे तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर वहीं जाके डॉक्टरी करना पड़ेगा। जी दोस्तों, वहाँ जाके डॉक्टरी मेडिकल करोगे तो आप जो है ना इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पास पैसा है, वहाँ स्टे कर सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मतलब कहने मतलब है कि आप वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, तो आप 6 महीने तक भी बैठ सकते हो इसी विज़िट वीज़े पे। जो आपका फैमिली कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो वो निकाल सकता है, लेकिन उसका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी हो तब। ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इन्होंने आया कार्ड बनाया था उस वक़्त, अभी तो शायद इन्होंने बंद किया होगा, हो सकता है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी जो है ना हर मुल्क में ये बाहर जाता है, उसके लिए भी एक रुकावट बन जाता है, वीज़ा उसको भी बेचारे को नहीं मिलता है। तो लिहाजा गुजारिश है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं इस तरह की हरकतें नहीं करो, क्योंकि आजकल दुनिया जो है ना बदल चुका है। हर जगह में सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तानी को चेकिंग भी ज़्यादा करते हैं एयरपोर्ट में, तफ्तीश में, मतलब ये जो होते हैं ना ये भी ज़्यादा करते हैं पाकिस्तानियों, क्योंकि हम लोग का हालात इन लोगों को मालूम हो गया। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अरब पहले जैसा नहीं है, अरब सब। जी बाकी दोस्तों, ये जो सर्दी में आप लोग कतर में जाओगे तो तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी समझ लो सही है। मार्च के बाद फिर वहाँ गर्मी शुरू हो जाता है। फिर आप जो है ना ऐसे इलाकों में घूम नहीं सकते हो जहाँ पर धूप ही धूप हो। चलें ये वीडियो ज़रा क्लिप दिखाता हूँ, फिर आप लोग देखो कि किस तरह के इलाके हैं। ये दोस्तों शाम के वक्त यहाँ पर बहुत खूबसूरती हो जाता है, और लोग बड़ी शौक़ से आ जाते हैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए। टाइम निकल जाता है। और जी कतर एक सुंदर मुल्क है, अमीर तरीन मुल्क है, दुनिया में मानावर जाता है। उसका नाम जो है ना पूरा दुनिया में इस वक्त मशहूर है, और उसकी एयरलाइंस जो कतर एयरवेज पूरा दुनिया में। ये जो सामने खड़ा है ये बोइंग 787 है कतर एयरवेज का। हर कोने में जा रहा है इस वक्त। यानी कतर इतना अमीर है कि कतर में एक एक आदमी के पास 10-10 गाड़ी पड़ा हुआ है। गाड़ी भी ऐसा मामूली गाड़ी नहीं है। जिधर हम लोग ये पाकिस्तान में पराडो और ये छोटे छोटे गाड़ियों को हम लोग अहमियत देते हैं, वहाँ बेरोज़गार आदमी इस तरह की गाड़ियाँ चला रहे हैं, पराडो वगैरह वगैरह। वहाँ BMW, लेक्सेस, मर्सिडीज़ और ये फोर्च, बेंटली, रोज़ राइस, इस तरह की जो है ना गाड़ियाँ वहाँ पर चलाते हैं। तब जो है ना आप गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन आप टोयोटा कोरोला इस तरह की, मैं खुद भी कतर में था, टोयोटा कोरोला वहाँ एक बेरोज़गार आदमी वो भी चलाता है। यानी इतना अमीर मुल्क है, जो इस तरह की गाड़ियाँ जो हम लोग के मुल्क में वैल्यू देते हैं वहाँ बिल्कुल वैल्यू नहीं है। जैसा टोयोटा कोरोला है, निसान सन्नी है, मज़दा है, इस तरह की गाड़ियाँ अरबी लोग नहीं चलाते हैं। अरबी लोग सिर्फ बड़े बड़े टोयोटा, लैंड क्रूज़र, लेक्सेस। इस वक्त लेक्सेस का बहुत डिमांड है अरब कंट्री में। लेक्सेस जो होता है ना ये 4 व्हील,
इसका तो बहुत डिमांड है, बड़े बड़े शेख लोग भी यही लेक्सस का मतलब इसको चूज़ करते हैं, इसको चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कतर एक अमीर तरीन मुल्क है। वहाँ जो है ना, इस 4 महीने का जो मैंने बताया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलो 5वां भी ले लो, ये क्या नाम है, मार्च। अगर आप अक्टूबर का एंड में भी जाओगे तो इतना गर्मी नहीं है। तो वहाँ जो है ना, आप पैदल घूम सकते हो समंदर के इलाके में, जैसा अभी आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। तो वहाँ अच्छा खासा जो है ना सामान भी खरीद सकते हो, घूम भी सकते हो, एंजॉय मतलब कर सकते हो। इसके बाद जून जुलाई में अगर आप जाओगे तो आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, इतना गर्मी होता है वहाँ पर। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पाकिस्तान में तो गर्मी होता है, तो लेकिन अरब कंट्री में तो और ज़्यादा होता है। तो बाकी और दोस्तों, जब आप लोग कतर एयरवेज़ का टिकट लोगे तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रखो कि टिकट जो है ना, अगर आपका इरादा बदली हो गया, आप पहले आना चाहोगे या बाद में आना चाहोगे, थोड़ा सा डेट चेंज करना चाहोगे, तो फ्री एक ऑप्शन रखो। एक बार मतलब फ्री होना चाहिए। एक बार आप टिकट चेंज करोगे तो फ्री कॉस्ट, उसकी बाद आपको पैसा लगे, इस तरह का ऑप्शन। ये टिकट जब आप जिधर से खरीदोगे तो ये ऑप्शन ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन नहीं रखोगे तो फिर आपको टिकट चेंज करने में बहुत बड़ी पैसा जाएगा। एक ऑप्शन ये रखो, एक हथियार मतलब ये रखो। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 6 दिन वहाँ बैठना पड़ा, उसके बाद आप बोलेगा नहीं यार मेरे को जाना है, तो ये ऑप्शन फ्री कॉस्ट, मतलब एक बार चेंज करो फ्री में, ये ऑप्शन याद रखो। दूसरी, कतर एयरवेज़ का जो है ना सर्विस भी अच्छा है, और खाना पीना वगैरह सब कुछ, उसका जहाज़ भी बहुत बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, 787, बोइंग 777, इस तरह। यहाँ कराची से जाते हैं, लाहौर से जाते हैं, इस्लामाबाद से। तो कतर एयरवेज़ का मतलब फ़्लाइट अच्छी है। लेकिन जो सलाम एयरलाइंस का बता रहा हूँ, जो सलाम एयरलाइंस सबसे बेस्ट है इस वक्त, क्योंकि आपका जो है ना पैसे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर मैं यहाँ से कतर में जाता तो कम से मिनिमम 2 लाख रुपए का खर्चा है। होटल को छोड़ो, होटल के लिए तो अलग आपको देना पड़ेगा, डिस्कवरी होटल हो भी, तो होटल जो है ना अलग देना पड़ेगा, और टिकट आपको 2 लाख पड़ेगा। और ये जो सलाम एयरलाइंस है, ये मैंने 85,000 यानी 85,000 रुपये का पाकिस्तानी मैंने लिया था, जाने और आने का। इसमें क्या होता है कि आपको सामान जो है ना, अगर आपका पास 20 किलो छोड़ देगा, लेकिन आप यहाँ पर टिकट में जो है ना 1-1.5 हज़ार रुपये भरोगे तो 20 किलो छोड़ देगा आपको सामान, लगेज 7 किलो एंड कैरी। ये तो फ्री है, जाने में आने में ये तो इंक्लूड है टिकट के साथ। लेकिन आप सामान वापस ही में लाना चाहोगे तो 20 किलो के लिए एक ऑप्शन रखो कि 20 किलो मुझे लाना है। मगर यहाँ से जाने के लिए आप क्या लेके जाओगे? अगर आपका फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप कुछ अपने तरकारी वगैरह ऐसा कोई चीज़ मीज़ लेना चाहोगे तो ये ऑप्शन फिर भी रखो, 20 किलो यहाँ से 20 किलो वहाँ से। अगर एक टिकट के ऊपर, अगर पूरा फैमिली है तो एक 20 करके तो बहुत सारे किलो मिल जाएंगे आपको। अगर ओमान मस्कत का वीज़ा भी इस तरह होता, कतर की जैसा ऑन अराइवल होता, तो लोग सिर्फ टिकट ही ले लेता, सलाम का चले जाते थे। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं रखा, इसलिए वीज़ा रिक्रूटमेंट ज़रूरी है, वीज़ा रिक्वेस्ट ज़रूरी है। तो इस वजह से सलाम एयरलाइंस के ज़रिए अगर आप लोग जाओगे, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो किसी कंट्री में जाओगे तो वीज़ा होना ज़रूरी है। बाकी कतर एयरवेज़ के ज़रिए अगर कतर जाना चाहोगे तो वीज़ा नहीं है। बाकी दूसरा एयरलाइंस के ज़रिए अगर कतर जाना चाहोगे तो आप लोगों के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा हर सूरत में, चाहे टूरिज़म वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट वीज़ा हो, कुछ भी हो। लेकिन उस लिहाज से कतर एयरवेज़ में के अलावा दूसरा, कतर एयरवेज़ के अलावा दूसरा एयरलाइंस में भी आप जा सकते हो दोस्तों। बाकी अच्छा मुल्क है कतर, आपको पता है वहाँ पर चीज़ भी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो, घूम सकते हो। यही सर्दियों के महीनों में। अगर गर्मियों में जाओगे तो आपको गाड़ी चाहिए, किधर भी जाने के लिए गाड़ी चाहिए। लेकिन एक दूसरा फ़ायदा भी है वहाँ पर, आप एयरपोर्ट में उतरोगे तो एयरपोर्ट से चंद तकरीबन आधा किलोमीटर नहीं भी हो सकता है, चाहे थोड़ा नज़दीक है, वहाँ जाके अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन है, जो मैं गया था। अभी इस वक्त मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक ये वीडियो देखो उसके बाद। المحطة التالية هي لوسي QM. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. لا حسبوش فهمت مش حاجة. जी हाँ, ये कतर की जो ट्रेन है मेट्रो, ये 6 रियाल लेता है, 6 रुपया वहाँ का, मतलब 6 रियाल बोलते हैं।
तो वहाँ जाके अगर आप एक दिन का वनडे पास बनाओगे तो 6 रियाल लगता है। सुबह से लेकर शाम तक आप चाहे 50 बार भी उतरो, 50 बार भी बैठो उसी ट्रेन में, तो आपका वही 6 रियाल लग गया। रात की 12 बजे के बाद वो ऑटोमेटिक वो एक्सपायर हो जाता है, फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है ना, फिर दूसरा दिन के लिए वनडे पास आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ पर मंथली का भी ऑप्शन है, वीकली का भी ऑप्शन है, जो आप मेट्रो ट्रेन के लिए क्या बोलते हैं इस्तेमाल करोगे। तो एयरपोर्ट से अगर आप जाओगे, आपका पास बल्ले चाय लेकेज है, बल्ले चाय बड़े बड़े सामान है, तो मुश्किल नहीं है। जैसा आप टायर वाला ट्राली है, ये जो सुरकेस है या पता नहीं क्या है, ब्रिकेस है पता नहीं क्या है, ये आप रगड़ के जाओगे तो एयरपोर्ट की ग्राउंड जो है ना इस तरह फर्श है, साफ़ है फ्लोर, तो वहाँ से आप ट्रेन स्टेशन तक जाओगे, इजी तरीके से जा सकते हो। अपना जो ट्राली को रगड़ रगड़ के भी लेके जा सकते हो। फिर उसके अंदर जो है ना, ट्रेन के अंदर अगर आप बैठोगे तो ट्रेन बहुत खुलासा है और कोई धक्का मक्का वहाँ पर लगता नहीं है जैसा हमारे पाकिस्तान में लगता है बसों में बैठकर। वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ आप आराम से बैठो, अपना सूटकेस वगैरह सामान चाहे 10-12 भी सामान हो, कोई मुश्किल नहीं। अगर फैमिली के साथ जाना चाहोगे तो ट्रेन के अंदर 3 डब्बे हैं, 2 स्टैंडर्ड है, एक फैमिली के लिए। फैमिली वाले डब्बे में जाके और भी आपको सहूलत है, वहाँ का खाली पड़ा रहता है ना, वहाँ पर ज़्यादा फैमिली कम होते हैं, लेकिन बैचलर का डब्बे में बैचलर थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सहूलत है। अगर आप लोग 6 आदमी है तो 6 रियाल का टिकट ले लो तो फिर भी आपको फ़ायदा है। अगर ज़्यादा आदमी है, आप टैक्सी से जाना चाहोगे तो आपकी मर्ज़ी, वैसे ट्रेन का भी ऑप्शन है। टैक्सी से ये होता है कि आप जैसा एयरपोर्ट का जो है ना अराइवल गेट से निकलोगे तो फ़ौरन जो है ना सामने टैक्सियाँ खड़े हैं, बस उसी टाइम बैठ जाओ, चले जाओ। अगर आपको किसी जगह में जाना है, वहाँ पर ट्रेन नहीं जाता होगा। बाकी ट्रेन तो आप वहाँ पर अभी दुआ सिटी में कोने कोने में जा रहे हैं, वहाँ से फिर दूसरा बस भी जो है ना अगर आपका चले, हाँ दूसरा जो है ना, अगर आप ट्रेन से उतरोगे तो भी आपको जो है ना वहाँ पर बड़े बड़े बस खड़े हैं जो ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ है, वो भी ट्रेन स्टेशन के लिए काम कर रहे हैं, आपको फ्री में लेके जाते हैं। आपका जो लोकेशन है आप उसको बोलो मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, तो अगर बस का वहाँ पर स्टॉप है तो वो बोलेगा जहाँ इस बस में बैठो। अगर वो दूसरा बस का स्टॉप है तो वो बोलेगा ये बस नहीं जा रहा है, वो आगे वाला बस जा रहा है उसी इलाके में। तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा, आसानी है मतलब। और बाकी सामान वगैरह ख़रीदना चाहोगे तो ये सामान दिन में जाके खरीदो, मेट्रो में बैठ के किसी सिटी सेंटर में चले जाओ, विलेज में चले जाओ, और कतर मॉल में चले जाओ। बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी मतलब एंजॉयमेंट है। और साफ़ सुथरा मुल्क है, वहाँ पर कोई डस्टिंग नहीं है, कचरा नहीं है इस तरह जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं कचरा वगैरह, वहाँ नहीं है। सफाई वाला मुल्क है, साफ़ सुथरा है, और बच्चों के साथ आराम से 1 महीना बैठो। अगर आपका फैमिली वहाँ पर कोई काम कर रहा है, अगर उसने जगह दे दिया तो और भी आप ज़्यादा बैठ सकते हो। अगर उसका पास अच्छा नौकरी है, वो कंट्रोल कर सकता है। अगर उसका पास पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप 10 दिन के लिए जाओ, फिर कोई मुश्किल नहीं है। ये ऑप्शन मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि कतर जो है ना सबसे बेस्ट है इस वक्त, जो आप लोग मिडिल ईस्ट में जाना चाहोगे। दुबई तो आपको पता है अभी वीज़ा का प्रोसेसिंग भी बहुत सख्त कर दिया इस वक्त, और दूसरी जानिब से दुबई में आप लोग जाओगे तो वहाँ भी घूमने फिरने का तो जगह बहुत है दुबई में, और भी ज़्यादा है, लेकिन इस तरह सहूलत नहीं मिलेगा जितना कतर में। कतर वालों ने अभी बहुत सारी सहूलतें बनाया हम लोगों के लिए, जैसा ऑन अराइवल। दुबई में तो ऑन अराइवल नहीं है, अगर ऑन अराइवल होता तो मैं भी कल निकल जाता था। ऑन अराइवल नहीं है, यानी कतर वालों ने ऑन अराइवल वीज़ा बना दिया। बाकी सलाम एयरलाइंस, गल्फ एयर, फ़िले दुबई, इस तरह की जहाज़ों से अगर आप लोग जाओगे, इत्तेहाद एयरलाइंस, तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, ये सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को वीज़ा कतर का होना ज़रूरी है। वहाँ से किसी दोस्त को बोलो वो वीज़ा निकाल के भेजेगा, जैसा आपका पास कोई वीज़ा फिर मोबाइल में भेजेगा, जो है ना वीज़ा का तस्वीर भेजेगा मोबाइल पे, आप उसका प्रिंट निकालो। जिस तरह से आप टिकट लोगे वहाँ से वेरीफाई करो, वेरीफाई जो होते हैं ना वो स्टाम्प मारते हैं टिकट वाले कि इसका वीज़ा बिल्कुल करेक्ट है, तभी एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से आपको तंग नहीं करेंगे। नहीं तो अगर वेरीफाई नहीं किया, स्टाम्प नहीं लगा, आप ऐसे ही जा रहे हो, तो कराची वाले इमिग्रेशन वाले रोक देते हैं आपको, वो इस वजह से कि वेरीफाई नहीं हुआ। या हो सकता है आप जहाँ पे टिकट का बोर्डिंग पास बनाओगे उधर से भी आपको रोक देंगे। और एक बात याद रखो दोस्तों, जी हाँ, एक बात याद रखो, जैसा आप जितना भी जो एरोप्लेन है जिधर भी जाते होंगे, तो आप एयरपोर्ट में जब पहुँचोगे तो आपको टिकट दिखा के बोर्डिंग पास बनाना पड़ेगा ना। लेकिन बोर्डिंग पास में वो आपका डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करेगा, वीज़ा या पासपोर्ट में कुछ डैमेजिंग है या कुछ पेज ख़राब है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है, तो आप उसके साथ बहस मत करो।
क्योंकि उसको भी इसी चीज़ का जो है ना तालीम दिया गया, तभी उसको इस कुर्सी में बिठाया गया। ऐसा ही नहीं आया हो। जो भी बंदा वहाँ कुर्सी में बैठा हुआ है वो अपने जो है ना सारे इम्तिहान पास करके ही आया उधर पर। उसको पता है कि प्रोसेसिंग कैसा होता है, उसको पता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, कौन सी चीज़ करेक्ट है, उसको सब पता है। उसके साथ कभी बहस मत करो। अगर उसने बाय मिस्टेक आपको बोला कि ये गलत है तो आप उसके साथ बहस मत करो। उसको पूरा इन चीज़ों के बारे में लेक्चर दिया गया, तभी तो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरह नहीं आता है डायरेक्ट अपने मर्ज़ी से बैठा हुआ है, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये जो स्टाफ होते हैं ना जो एयरपोर्ट में, इसको इन लोगों की हर वक्त जो है ना कोर्स होता है और इन लोगों की ट्रेनिंग होता है, इन लोगों की मीटिंग होता है। ये इस तरह नहीं बैठते हैं, क्योंकि एयरलाइंस जो है ना चलाता है, इन लोग स्टाफों को वहाँ पर बिठाया गया। ये स्टाफ फिर आपको वहाँ जो लॉन्च में फिर वहाँ से भी आपको हैंडल कर देते हैं, ताकि आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो, तभी आपको जहाज़ में। क्योंकि अगर आप उसके साथ बहसबाजी करोगे या कुछ मिसिंग होगा या कुछ भी आप उसको थोड़ा सा ये करोगे वो करोगे तो वो आपको भेजेगा, लेकिन वहाँ जिधर पहुँचोगे वहाँ से फिर आपको वापस कर देंगे। तो टिकट भी गया, टाइम भी नुकसान और तकलीफ़ के तकलीफ़। इसलिए इन लोगों से बहस नहीं करो, मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा आखिरी बात ये है दोस्तों, अब जितने पाकिस्तानी हैं इस तरह हमारे मुल्कों का भी सफाई का ख्याल रखो, अपना सेहत का ख्याल रखो। और ये सर्दी वगैरह भी आ रहे हैं तो अपना बच्चों के लिए दवाई जैसा पनाडोल और खांसी का और ये क्या नाम है नज़ले का, ये दवाई जो है ना हर वक्त कबर्ड के अंदर रखो। क्योंकि रात के वक्त आप लोगों को पता है कोई ऐसी इलाका है हमारे पाकिस्तान में, वहाँ पर रात में हॉस्पिटल जाना बहुत मुश्किल है और डॉक्टर वगैरह भी रात में हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं। जैसा छोटा क्लिनिक हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, तो बड़ा हॉस्पिटल जो है ना बड़े बड़े शहरों में होते हैं, वहाँ भी इमरजेंसी जाने के लिए तो तकलीफ़ है रात में। तो इसलिए दवाई रखो, ताकि वो दवाई जो है ना आप लोगों को दिन तक जो है ना कंट्रोल करें आपके बच्चों को। ये एक मशवरा है। बाकी सफाई का ख्याल रखो, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ो और अल्लाह को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक दिन तो ख़त्म ही होना ही है। किसी को यहाँ पर नहीं बैठना है। ये जैसा ये कुर्सियाँ भी काली पड़ी हैं ना, देखो यहाँ पर कोई बंदा नहीं बैठा। ये कुर्सियाँ यहीं रहेंगे, लेकिन हम कब्रिस्तान में रहेंगे, ये बात याद रखो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस मुल्क में आप लोग जाओगे वहाँ भी जो है ना ख्याल करो, कोई बंदा आप लोगों को तकलीफ़ ना दे, किसी के साथ जो है ना बहसबाजी नहीं करो, लड़ाई पड़ाई नहीं करो। अगर कतर में जाओगे तो वहाँ पर कोई कचरा जो है ना अगर आपको फेंकना है तो सिर्फ ड्रम में जाके फेंको, बीच में मत फेंको, ताकि आप लोगों को जो है ना वहाँ का जो है ना बल्दिया बहुत सख्त है, फिर आप लोगों को रोकेगा, जुर्माना करेगा, वीज़ा के ऊपर प्रॉब्लम बना देगा। इस तरह ख्याल करो। और कोई अगर आपके पास जेब में लाइसेंस नहीं है, किसी दोस्त ने बोला चलो यार थोड़ा गाड़ी चला दो, ऐसा नहीं करो। वहाँ गाड़ी लग गया या कुछ ना खुदा ना कसे कुछ भी हो गया, दीवार पे टोकर लग गया, तो वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक पुलिस आ जाए। वो पुलिस आ जाएगा, अगर उसका गलती है तब भी आपको पकड़ेगा, क्योंकि आपका पास लाइसेंस नहीं है। सारी गलती सारे इंतज़ाम आपके ऊपर आ जाएंगे। ये कतर में बता रहा हूँ, दुबई में भी ऐसा ही होगा, बहरीन, कुवैत, बाहर सब जगह में ऐसा होगा। और हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जैसा उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं, तो लिहाजा उम्रा हज करें। बाकी वहाँ जाके बाकी दोस्तों ये आखिरी बात मैं शेयर कर रहा हूँ अभी इस वक्त। जो आप लोगों को जाना है कतर में, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ऑनरेबल है, डिस्कवरी वीज़ा चाहिए, डिस्कवरी होटल चाहिए, और ऑनरेबल कतर इसका टिकट चाहिए, मतलब जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर वहाँ से कोई टिकट वीज़ा भेजे, उसको 200 रियाल लगेगा वहाँ पर। 1 महीना जो है ना आपको ऐसे ही वहाँ पर बैठ सकते हो। उसके 1 महीने के बाद अगर आप ज़्यादा बैठना चाहोगे तो आपको मेडिकल वहाँ करना पड़ेगा, ये बात याद रखो। और अगर वहाँ से टिकट, वहाँ से वीज़ा आ गया तो आप किसी भी जहाज़ में बैठ के चले जाओ। जैसा कि अभी मैं सलाम एयरलाइंस में गया था, ये भी अच्छा है। सलाम एयरलाइंस इस वक्त बहुत अच्छा फ़्लाइट है, सफाई भी है, और कमती कीमत में 85,000 कतर जाके आया, यानी यही टिकट पे। अगर दूसरा प्लेन में जाता तो ज़्यादा महंगा होता है, लाख से ऊपर, 1.5 लाख 2 लाख कीमत है कतर की टिकट का। कतर एयरवेज़ का तो और भी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन है। अगर आप किसी और मुल्कों में भी जाना चाह रहे हो कतर एयरवेज़ के ज़रिए, आप कतर में रुकना चाहोगे 10 दिन या 5 दिन, तो फिर इस तरह कतर एयरवेज़ में जाओ। कतर एयरवेज़ में जो है ना आपको डेस्टिनेशन पहले कतर लेके जाएगा, वहाँ स्टे करो 7-8 दिन, या वापसी में करो, आपकी मर्ज़ी है, एक बार कर सकते हो। और अगर अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, आपका पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जहाज़ में बैठ के कतर चले जाओ। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए कतर एयरवेज़ का वीज़ा ज़रूरी है, बिना वीज़े पे, यानी ऑन अराइवल। बाकी इंशाल्लाह अगर हम लोग अपने करतूतें सही करें, सब कुछ सही करें, तो इंशाल्लाह बाकी मुल्क भी जो है ना हम लोग के लिए खुल जाएंगे, पाकिस्तानियों के लिए। और जो बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पर बाहर जंगलों में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए वसाइल नहीं है, कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वो बेचारा बाहर जाके कुछ कमा सकते हैं। एक आदमी कमाएगा तो 10 आदमी खाएगा।
बाहर के मुल्कों से। उसको वहाँ तकलीफ़ होता है, लेकिन यहाँ उसकी घर में सुकून मिल जाता है, सारे लोग खा लेते हैं। बाकी अगर मेरे बातों में कुछ मिसिंग हो गया फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी इस वक्त नज़ला भी कराची में पड़ा है, आपको पता है ये मौसम अभी बदलियाँ हो रहे हैं, सर्दी आ रहा है। तो मैंने जितनी जो बातें किया, अगर हो सकता है कोई बात गलत हो तो माफ़ी, अगर कोई बात सही है तो शाबाशी, दोनों से कोई ना कोई चीज़ दे दो। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अगला वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का 4000 वाचिंग आवर्स भी पूरा हो चुके हैं, मगर शायद मुझे मालूम नहीं है उसको किस तरह से इसका ऑप्शन पूरा करें ताकि वो मोनेटाइज़ हो जाए। अगर मोनेटाइज़ हो गया तो इंशाल्लाह इसकी आमदनी से फिर मैं बहुत सारी मुल्कों में जा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है। 4000 घंटा भी पूरा हो गया और ये 1000 जो सब्सक्राइबर है ये भी पूरा हो गया, अभी 1400 सब्सक्राइबर है। सारे ऑप्शन मैंने पूरा किया, इसके बावजूद भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा मुझे बता दें कि किस तरह ये मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा मोनेटाइज़। फिर इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊँगा किसी और कंट्री में तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो बना के भेजूँगा इंशाल्लाह।